क्लास में हमने क्या था, नर्स्ट इक्वेशन. क्या है नर्स्ट इक्वेशन? इट इज द डिपेंडेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेशन और द डिपेंडेंस ऑफ ई सेल ऑन कॉन्सेंट्रेशन. ठीक है. सो अगर हम लोग की दो एक्सप्रेशन हमने किए थे. फर्स्ट एक्सप्रेशन जो नर्स्ट इक्वेशन का क्या था, दैट इज ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 upon n log of 1 upon concentration of in the aqueous state. ठीक है. एक एक्सप्रेशन हमने ये किया था, E नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन n log of 1 upon n in पॉजिटिव. दूसरा एक्सप्रेशन अगर हम दो डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स ले रहे हैं तो दूसरा एक्सप्रेशन हमने क्या था, ई सेल दैट इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन n log ऑफ concentration of anode अपॉन concentration of cathode. ठीक है. और हम अज्यूम कर रहे हैं ये वाली जो दोनों कैलकुलेशंस हम लोग करेंगे, both these calculations we will do at 25 degree Celsius or 298 Kelvin. Right. Next topic जो हमने आज करना है, that is equilibrium constant from Nernst equation. Equilibrium constant from Nernst equation. एक बारी रिकैप मारते हैं. इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमने क्लास 11 में किया हुआ है. अगर एक कोई भी हाइपोथेटिकल रिएक्शन ले रहे हैं A plus B to give us C plus D. So equilibrium कब attain होता है? When forward reaction becomes equal to backward reaction, and equilibrium constant जिसको हम K के साथ डिनोट करते हैं, that is equal to concentration of the reactants upon concentration of the product upon concentration of the reactant. ठीक है. अब अगर एक redox reaction हम ले लें, that is Zn plus Cu2 positive aqueous to give Zn2 positive aqueous plus Cu. और इस रिएक्शन का अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट देखें तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K will be equal to concentration of Zn2 positive into concentration of copper upon concentration of Zn into concentration of Cu2 positive. This is going to be the equilibrium constant. अब हमने बोला कि कॉपर जो है अगर हम सॉलिड स्टेट में लेते हैं तो उसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या लेते हैं, 1. उसी तरह से जिंक की कॉन्सेंट्रेशन क्या लेंगे, 1. सो अगर ये भी 1 है ये भी 1 है तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या बन जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Zn2 पॉजिटिव अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cu2 पॉजिटिव. राइट. अब जब हम ये वाली रिएक्शन दोबारा से देखें तो जिंक कन्वर्ट हो रहा है Zn2 पॉजिटिव में, ऑक्सीडाइज हो रहा है. ऑक्सीडेशन एनोड में होती है और कॉपर प्रोड्यूस हो रहा है, रिडक्शन कैथोड में होती है. तो यहां पे अगर वापस हम इस रिएक्शन पे आए तो लॉग ऑफ एनोड अपॉन कैथोड को हम लोग K के साथ सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं. तो हम क्या बोलते हैं कि एट इक्विलिब्रियम because rate of forward reaction becomes equal to rate of backward reaction, therefore E cell will be equal to 0. Right? E cell is going to be equal to 0. So if E cell is 0, so हमारी ये वाली reaction अब क्या बन जाएगी at equilibrium? 0 is equal to E naught cell minus 0.059 upon n log of K, because concentration of anode upon concentration of cathode is equal to the concentration of oxidized
upon concentration of reduced, and therefore that is equal to K. So this reaction will now become E naught cell is equal to 0.059 upon N log of K. So we can calculate equilibrium constant from this equation, right? अब equilibrium constant basically क्या देता है हमें? It gives us the extent of the reaction. ठीक है? एक और जो important relationship हम लोग करेंगे, ये हमारा third relation आ गया. The fourth relation which we are going to do over here, वो है relationship between delta G and E naught cell. Delta G and E naught cell. Delta G क्या होता है? Maximum work done. ठीक है? It is the energy which can be converted into work. Or in other words, delta G को हम बुलाते हैं gives free energy. राइट? हमें ये भी पता है स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए डेल्टा जी हमेशा नेगेटिव होना चाहिए. स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए डेल्टा जी हमेशा नेगेटिव होना चाहिए. तो डेल्टा जी का जब हम रिलेशन ई नॉट सेल के साथ देखते हैं, डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस NFE naught cell. Okay, delta G is equal to minus NFE naught cell. E naught cell क्या होगा? E cathode minus E anode. Standard electrode potential. E cathode minus E anode. अब एक हमने किया था जब हम लोगों ने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज करी थी, तो प्रेडिक्टेबिलिटी ऑफ रिएक्शन किया था या फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन किया था. तो उसमें फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन में हमने क्या किया था कि अगर E naught सेल पॉजिटिव है, ओनली देन द रिएक्शन इज गोइंग टू टेक प्लेस. अगर E naught सेल नेगेटिव है तो रिएक्शन नहीं होगा. तो उसको हम इस वाले रिलेशनशिप से भी प्रूव कर सकते हैं. अगर E naught सेल नेगेटिव है तो नेगेटिव एंड नेगेटिव पॉजिटिव हो गया, डेल्टा जी की वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी. और अगर डेल्टा जी की वैल्यू पॉजिटिव होती है तो क्या होता है? नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन. उसी तरह से अगर E naught सेल पॉजिटिव है, सो माइनस एन पॉजिटिव क्या हुआ? माइनस डेल्टा जी की वैल्यू माइनस एंड इट इज गोइंग टू बी द रिएक्शन इज गोइंग टू बी स्पॉन्टेनियस. ठीक है? अब इसी तरह से हम एक रिलेशनशिप कैलकुलेट कर सकते हैं बिटवीन फिफ्थ relation between delta G and equilibrium constant K. तो रिलेशन किस तरह से हम देखते हैं? डेल्टा G is equal to minus 2.303 RT log of K. हाँ कौन है? minus 2.303 RT upon NF log of K. इसको हम इसी वाली रिलेशन से डिराइव कर रहे हैं. ये रिलेशन हम 25 डिग्री सेल्सियस में कर रहे हैं ना, ये वाली रिलेशन हम एनी अदर टेम्परेचर पे कर रहे हैं. अगर इसको भी आप 25 डिग्री सेल्सियस पे करोगे तो ये क्या आ जाएगा? डेल्टा जी इज इक्वल टू 0.059 अपॉन n log of K, है ना. तो अगर इसी को हम ऐड 25 डिग्री सेल्सियस कर लेते हैं तो ये रिलेशन क्या आ जाएगा? डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस 0.059 अपॉन n log of K. ठीक है? और अगर आप E naught की वैल्यू करके कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पे फिगर कुछ और आ जाती है. सारे जो है सबके सब ये इंटर रिलेटेड है, राइट. अब इन दोनों रिएक्शंस को अगर हम देखते हैं तो डेल्टा जी और लॉग ऑफ के में एक जो साइन आ रहा है दैट इज द नेगेटिव साइन. मतलब कि अगर डेल्टा जी की वैल्यू ज्यादा है
तो k की वैल्यू कम होगी बिकॉज नेगेटिव टर्म यहाँ पे आ रहा है। तो हम इसमें 3 कंडीशंस देखते हैं हमारी कौन कौन सी आती है। सो लेट्स डू दिस रिलेशन इन डिटेल। दोबारा से ये रिलेशन लिख रही हूं मैं, डेल्टा जी इज इक्वल टू -2.303 RT upon MF log of K, राइट। अब हम क्या बोल रहे हैं कि अगर डेल्टा G is positive, if delta G is positive, K is less than 1, नेगेटिव हो जाएगा वो, ऐसे ही होगा ना क्योंकि माइनस टर्म है। और अगर k is less than 1 तो रिएक्शन will not go towards the products, तो यहां पे reactants predominate। ओके, उसी तरह से इफ डेल्टा G इज 0, अगर डेल्टा G 0 हो जाएगा तो K की वैल्यू में आ जाएगी y ग्रेटर। इफ डेल्टा G is 0 then K is equal to 1, and if K is equal to 1 then a state of equilibrium is attained, right? And if delta G is negative, K is greater than 1, then products predominate. Okay, so with this we finish our first part of the chapter, that is the electrochemical cell, E naught of a cell, electrochemical series and electrode potential and Nernst equation, right? We go on to the second part. न्यूमेरिकल्स हम लोग बाद में करेंगे, पहले हम चैप्टर खत्म कर लेते हैं, ठीक। सो सेकंड पार्ट पे हम चलते हैं। Our second part is electrolysis and electrolytic cell. Second part of the chapter, electrolysis and electrolytic cell. Electrolysis क्या होता है? Electrolysis is the decomposition of electrolyte into its respective ions. Into its respective ions, right? This is what electrolysis is. The process of electrolysis that takes place in an electrolytic tank. Process of electrolysis will take place in an electrolytic tank, जिसको हम क्या बुलाते हैं? इलेक्ट्रोलिटिक सेल, ठीक है। अब जो इलेक्ट्रोलिटिक टैंक है या इलेक्ट्रोलिटिक सेल है, इसमें यू हैव टू नो द फॉलोइंग पॉइंट्स। सबसे पहला, द रिएक्शन इन इलेक्ट्रोलिटिक सेल is non-spontaneous, right? रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस होती है
इसलिए हम बाहर से इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई करते हैं उस नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन को स्पॉन्टेनियस में कन्वर्ट करने के लिए। नंबर 2, यहां पे जब रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस हो गई और हम बाहर से इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर रहे हैं तो इट मींस इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड टू केमिकल एनर्जी। पहले हम इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे और वो इलेक्ट्रिसिटी क्या करती है, आयंस में डिसोसिएट करती है और तब इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। नंबर 3, इन एन इलेक्ट्रोलिटिक सेल कैथोड इज नेगेटिवली चार्ज्ड। कैथोड इज द नेगेटिव टर्मिनल और होगी यहां पे भी रिडक्शन ही, जैसे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में होती है वैसे इसमें भी रिडक्शन होती है, पर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में कैथोड पॉजिटिवली चार्ज होता है, ठीक है। एंड एनोड इज पॉजिटिवली चार्ज्ड and oxidation takes place in the at the anode. So the electrolytic cell or the electrolytic tank consists of a beaker जिसमें हम इलेक्ट्रोलाइट डालते हैं और इस बीकर में दोनों इलेक्ट्रोड्स प्लेस करते हैं। इसमें कोई भी डिफरेंट 2 कंपार्टमेंट्स नहीं है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक ही सेल में हो रही है, दोनों इलेक्ट्रोड्स हम एक ही सेल में डाल रहे हैं और उसको हम कनेक्ट कर देते हैं विद अ बैटरी। इस बैटरी के थ्रू करंट फ्लो करेगा सेल के अंदर। नेगेटिव टर्मिनल को हम बुला रहे हैं कैथोड और पॉजिटिव टर्मिनल को हम बुला रहे हैं एनोड। इस इलेक्ट्रोलिटिक सेल के अंदर या टैंक के अंदर जिसकी भी हमको इलेक्ट्रोलाइट की इलेक्ट्रोलिसिस करनी है उसको इसके अंदर ले लेते हैं, राइट। सो जो इलेक्ट्रोलाइट की हमने इलेक्ट्रोलिसिस करनी है उसे हम इस टैंक के अंदर ले लेंगे। अब क्या होगा कि अकॉर्डिंग टू आयनिक थ्योरी, जैसे ही कोई भी एक आयनिक कंपाउंड को हम एक्वस सॉल्यूशन में डालते हैं वो डिसोसिएट हो जाता है इनटू इट्स रिस्पेक्टिव आयंस। ठीक है, और ये जो रिस्पेक्टिव आयंस है मूव करने लगेंगे, क्यों? क्योंकि उनके ऊपर हम चार्ज अप्लाई कर रहे हैं या हम बाहर से इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई कर रहे हैं, उसके बेसिस पे वो इलेक्ट्रॉन्स की तरफ को अट्रैक्ट होते हैं। अब ये जो आयंस है नेगेटिव ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, सो नेगेटिव टर्मिनल की तरफ कौन सा जाएगा? पॉजिटिव, और पॉजिटिव की तरफ कौन सा जाएगा? नेगेटिव। सो अगर सपोज हम NaCl ले रहे हैं और NaCl की इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हैं तो इसमें Na इज पॉजिटिवली चार्ज, क्लोराइड इज नेगेटिवली चार्ज, तो जो सोडियम है वो डिपॉजिट होगा एट द कैथोड बिकॉज ऑपोजिट चार्जेस विल अट्रैक्ट ईच अदर, और क्लोरीन जो है वो अट्रैक्ट होगा टुवर्ड्स द एनोड। जो इलेक्ट्रॉन्स हम इसमें लेते हैं, अब फोर्थ पॉइंट हमारा आ गया, जो इलेक्ट्रॉन्स हम इसमें लेते हैं 2 तरह के हैं। अगर हम नॉन रिएक्टिव इलेक्ट्रोड्स लें, जो कि हम मोस्टली लेते हैं, नॉन रिएक्टिव इलेक्ट्रोड्स लें, तो नॉन रिएक्टिव इलेक्ट्रोड्स जनरली 2 तरह के लेते हैं, वन इज प्लैटिनम एंड द अदर वन इज
ग्रेफाइट। सो अगर हम नॉन रिएक्टिव इलेक्ट्रोड्स लेंगे तो ये क्या करते हैं, दे डू नॉट इंटरफेयर इन द सेल रिएक्शन। तो जो इलेक्ट्रोलाइट है उसके रिएक्शन अपने आप होती रहती है, इलेक्ट्रोड्स का उसके ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं होता। ठीक है, अब अगर रिएक्टिव इलेक्ट्रोड्स लेते हैं तो जो रिएक्टिव इलेक्ट्रोड्स होंगे वो तो क्या करेंगे, वो इंटरफेयर करेंगे सेल की रिएक्शन में, राइट। सो रिएक्टिव इलेक्ट्रोड्स जो है वो बिहेव करते हैं एज अ सिंक। सिंक का मतलब क्या हुआ कि जो इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस हो रहे हैं वो ये इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्ट कर लेते हैं। तो इट्स लाइक अ टैंक जिसमें वो सारे इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं, इसलिए हम उसको क्या बुलाते हैं, सिंक। ठीक, या ये बिहेव कर सकते हैं एज अ सोर्स। सोर्स का मतलब क्या हुआ कि वो इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस कर रहे हैं। सो रिएक्टिव इलेक्ट्रोड्स दोनों की तरह बिहेव कर सकते हैं, एक सिंक की तरह बिहेव कर सकते हैं कि भाई वो जितने भी इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस हो रहे हैं इन द इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक उन सबको अट्रैक्ट कर रहे हैं। दूसरा वो सोर्स की तरह भी बिहेव कर सकते हैं कि वो इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक को प्रोवाइड कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स। रिएक्टिव इलेक्ट्रोड्स हम जनरली यूज करते हैं जब हमें एक प्रोसेस करना होता है जिसे हम बुलाते हैं इलेक्ट्रोलैटिंग। जैसे गोल्ड प्लेटेड ऑर्नामेंट्स पहनते हैं हम या सिल्वर प्लेटेड ऑर्नामेंट्स भी पहनते हैं, तो उसमें लोहा लेते हैं या कोई भी और मेटल लेते हैं, उसको एज क्या करेंगे, दैट विल बी यूज्ड एज द इलेक्ट्रोड। ठीक है, अभी जब हम कॉपर सल्फेट की करेंगे देन आई टेल यू। और दूसरा प्योर गोल्ड का इलेक्ट्रोड बनाते हैं, तो क्या होगा कि जितने भी गोल्ड में से वो इलेक्ट्रॉन्स ऑफ गोल्ड क्या करेगा, इट शुड डिकम्पोज करके वो सॉल्यूशन में आ जाएगा और सॉल्यूशन से फिर वो दूसरे के ऊपर इलेक्ट्रोड लैंड हो जाएगा। ठीक है, सो वो सारा किसके ऊपर डिपेंड करेगा, दैट विल डिपेंड अपॉन द इलेक्ट्रोकेमिकल या ईएमएफ सीरीज, राइट। अ फिफ्थ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जब भी हम इलेक्ट्रोलिटिक सेल करते हैं तो इसमें जो इलेक्ट्रोलिटिक सेल होता है इसमें कौन सा प्रोडक्ट रिलीज होगा कैथोड के ऊपर या कौन सा प्रोडक्ट रिलीज होगा एनोड के ऊपर, वो डिपेंड करता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यूज। दिस वी विल डू इन डिटेल in the next topic, electrode potential values. Before going on to the process of electrolysis, हमको ये पता होना चाहिए कि जैसे हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल किया था तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में ओम्स लॉ गवर्न करते हैं, उसी तरह से इलेक्ट्रोलिटिक सेल में भी एक साइंटिस्ट था फैराडे। फैराडे ने लॉज दिए थे ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, ये बताने के लिए उसने बहुत सारे एक्सपेरिमेंटेशन करी थी इलेक्ट्रोलिसिस के ऊपर। तो उसके लॉ से हमें ये पता चलता है कि जो चार्ज हम सप्लाई कर रहे हैं एक सेल के अंदर वो उस सेल को किस तरह से इफेक्ट करता है। ठीक है, सो क्या है हमारे लॉज, Faraday's laws. The first law of Faraday is the amount of metal deposited at the electrode, the amount of metal की जगह आप एलिमेंट भी लिख सकते हो, नॉन मेटल भी लिख सकते हो।
ठीक है, या सब्सटेंस भी लिख सकते हो। सो अमाउंट ऑफ मेटल डिपॉजिटेड एट द इलेक्ट्रोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल to the charge flowing through the cell, to the charge flowing through the cell। ठीक है, मैथमेटिकली अगर हम इसको देखें, we can give a relation, मैथमेटिकली रिलेशन दे सकते हैं, that is W is डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q, जहां पे W क्या है, वेट ऑफ द सब्सटेंस डिपॉजिटेड, और Q क्या है, चार्ज। अब हमें पता है कि Q इज इक्वल टू IT, where I is the current and T is the time। सो ये रिलेशन हमारा क्या हो जाएगा, W is directly proportional to IT, right? प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाने के लिए हम एक इक्विवेलेंट निकालते हैं Z। Z क्या है, Z is electrochemical equivalent, right? Z is the electrochemical equivalent, and mathematically Z is equal to atomic weight upon NF। ठीक है, अब हमको ये भी पता है कि 1F is equal to 96500 कूलम्स। तो अगर हम इसकी वैल्यू यहां पे लगा दें Z की, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, W is equal to atomic weight into I into T upon N into 96500। और ये जो वेट आता है that comes in grams, सीजीएस यूनिट में आएगा, ग्राम्स में। ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये जो फैराडेज का लॉ था, इसने हमें बहुत हद तक हेल्प करी ये बताने के लिए कि अगर हम कोई भी एक इलेक्ट्रोलाइट ले रहे हैं और उससे हमको डिजायर्ड वेट चाहिए, तो हमको कितना चार्ज उसके थ्रू सर्किट के थ्रू पास करना पड़ेगा कि हमको वेट जो है हमारा डिजायर्ड वेट मिल जाए। ठीक है, मेटल का डिजायर्ड वेट हमें मिल जाए। सो ये फर्स्ट था। देन द सेकेंड लॉ वाज, सेकेंड लॉ लिखो, क्या था सेकेंड लॉ, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ when same amount of electricity is passed through two cells having different electrolytes but connected in series, then the weight deposited is directly proportional to the equivalent weight। is directly proportional to the equivalent weight। ठीक है, अब जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग दो इलेक्ट्रोलाइट्स ले लेते हैं। एक इलेक्ट्रोलाइट हमने ले लिया
कॉपर सल्फेट, और दूसरा इलेक्ट्रोलाइट हमने ले लिया AgNO3। तो अब करेंगे क्या, जैसे ये एक सेल है, ठीक है, उसी के साथ हम दूसरा सेल प्लेस करेंगे और दोनों को हम सीरीज में कनेक्ट करेंगे। सीरीज का मतलब क्या होता है कि ये नेगेटिव टर्मिनल है बैटरी का, अगले सेल को जब हम इसके साथ कनेक्ट करते हैं तो इसका जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो दूसरे सेल के नेगेटिव टर्मिनल के साथ अटैच करेंगे, ठीक है, उसको हम सीरीज बुलाते हैं। जब एक का पॉजिटिव टर्मिनल दूसरे के नेगेटिव टर्मिनल के साथ अटैच किया तो उसे हम सीरीज बुलाएंगे। अगर एक का नेगेटिव टर्मिनल दूसरे के नेगेटिव टर्मिनल के साथ अटैच किया तो उसको हम अरेंजमेंट इन पैरेलल बुलाते हैं, ठीक। सो हम सीरीज में इसको ले रहे हैं। जब सीरीज में इन दोनों को लेते हैं तो फैराडे ने क्या बोला कि वेट ऑफ वन डिपॉजिटेड, कॉपर अगर डिपॉजिट हो रहा है तो उसका वेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर। उसी तरह से AgNO3 अगर हमने लिया है तो AgNO3 में वेट ऑफ Ag डिपॉजिटेड विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इक्विवेलेंट वेट ऑफ Ag, ठीक। तो दोनों अगर सीरीज में हम ले रहे हैं तो हम इसकी रेशो ले सकते हैं। रेशो का मतलब क्या हुआ, मैथमेटिकली अगर हमको ये बताना है ये वाला लॉ, सो मैथमेटिकली हम इसको कैसे बताएंगे, हम बोल रहे हैं कि वेट ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर राइट। उसी तरह से वेट ऑफ सिल्वर डिपॉजिटेड is directly proportional to equivalent weight of silver, ठीक है। दोनों की रेशो ले लेते हैं तो हमारा एक्सप्रेशन बन जाएगा weight of copper deposited upon weight of silver deposited is equal to equivalent weight of copper upon equivalent weight of silver। ओके, सो अब हमें अगर इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर पता है, इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर हम कैसे निकालेंगे, एटॉमिक मास अपॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज। कॉपर का एटॉमिक मास कितना होता है 63.5 और इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज कॉपर में कितना होगा 2। सो इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर इज इक्वल टू 63.5 डिवाइडेड बाय 2। उसी तरह से इक्विवेलेंट वेट ऑफ Ag का 108 होता है एटॉमिक मास और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज 1 होता है। सो इक्विवेलेंट मास ऑफ Ag इज गोइंग टू बी इक्वल टू 108, ठीक है। सो इन दोनों का इक्विवेलेंट मास हमें पता है, कॉपर का वेट हमने कैलकुलेट कर लिया, तो हम सिल्वर का वेट इससे कैलकुलेट कर सकते हैं। ये भी हमें पता है, ये भी हमें पता है, ये भी हमें पता है, ये हमको कैलकुलेट करना है, ठीक है। अब ये वाला जो लॉ था सेकेंड लॉ, उसको थोड़ा सा और मॉडर्नाइज किया फैराडे ने, थोड़ी सी और रिसर्च की और इस वाले लॉ को बोला कि इस लॉ को हम लोग इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज के बेसिस पे भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। ओके, सो इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज के बेसिस पे उसने क्या बोला कि 1 फैराडे ऑफ चार्ज is required if one electron exchange is taking place, या in other words हम कह सकते हैं कि the amount of charge जो कि फ्लो कर रहा है सर्किट में, that is directly proportional to the number of electrons exchanging in the redox reaction, ठीक है। जैसे हम सोडियम ले लेते हैं,
सोडियम पॉजिटिव आएगा, +1 इलेक्ट्रॉन, सोडियम आ गया, 1 मोल ऑफ सोडियम इज डिपॉजिटेड। अगर 1 इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज इज टेकिंग प्लेस, तो 1 इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज के लिए हमको कितना चार्ज चाहिए? 1 फैराडे। सो इसके लिए जो चार्ज चाहिए रहेगा, एक सोडियम एटम का वेट कितना होता है? 1 मोल ऑफ सोडियम का वेट कितना होता है? 23 ग्राम्स। ठीक है, सो अगर 23 ग्राम्स हमको डिपॉजिट करना है इलेक्ट्रोड के ऊपर, तो हमें कितना चार्ज चाहिए? 1 फैराडे, है ना। उसी तरह से अगर हम Cu2 पॉजिटिव लेते हैं +2 इलेक्ट्रॉन्स, तो गिव अस Cu, तो 2 इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज इज टेकिंग प्लेस। अगर 1 मोल ऑफ कॉपर डिपॉजिट हो रहा है, तो कितना फैराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी चाहिए फिर? अगर 1 इलेक्ट्रॉन के लिए 1 फैराडे चाहिए, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स के लिए कितना चाहिए? 2 फैराडे। सो यहां पे जो चार्ज है 2 फैराडे होना चाहिए। तो 2 फैराडे ऑफ चार्ज कितने मोल ऑफ कॉपर डिपॉजिट करेगा? 1 मोल। और 1 फैराडे ऑफ चार्ज कितना सोडियम डिपॉजिट करेगा? 1 मोल। ठीक है, अब अगर एल्यूमिनियम हम लेते हैं, थ्री इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज, तो कितना फैराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी चाहिए? 3 फैराडे। ठीक है, सो इससे हम क्वेश्चंस बना सकते हैं कि अगर 3 फैराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम को डिपॉजिट कर रहा है, तो कितने फैराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी 0.5 मोल्स को डिपॉजिट करेगा? 3 डिवाइडेड बाई 2, है ना, कि 3 फैराडे, हम बोल रहे हैं कि 3 फैराडे 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम को डिपॉजिट कर रहा है। ओके, तो 0.5 मोल डिपॉजिट करने के लिए हमको कितने फैराडे चाहिए? तो उल्टा रिएक्शन लिखेंगे हम। 1 मोल डिपॉजिट करने के लिए हमें 3 फैराडे चाहिए, तो 0.5 मोल डिपॉजिट करने के लिए हमें कितने फैराडे चाहिए? 3 into 0.5, which is equal to 1.5. So 1.5 फैराडे। So कैलकुलेशंस इजी हो गई ना। इसी को हम ग्राम्स में भी कर सकते हैं, क्योंकि 1 मोल इज इक्वल टू व्हाट? एटॉमिक नंबर, सॉरी एटॉमिक वेट। 1 मोल ऑफ सोडियम का वेट कितना होता है? 23 ग्राम्स। 1 मोल ऑफ कॉपर का वेट कितना होगा? 63.5। और 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम का वेट कितना होता है? 27 ग्राम्स। ठीक है, सो हम लोग वेट कैलकुलेट कर सकते हैं कि हमने थ्रू द सेल 3 फैराडे की जगह 1.5 फैराडे ही सप्लाई किया है। तो अगर हम 1.5 फैराडे सप्लाई कर रहे हैं, तो कितना एल्यूमिनियम डिपॉजिट होगा? हाफ ऑफ 27 ग्राम्स, है ना, क्योंकि 3 फैराडे से 27 ग्राम्स हो रहा है, तो 1.5 फैराडे से उसका हाफ ही हो जाएगा ना, 27 डिवाइडेड बाय 2। क्लियर हो गया? सो दिस इज द लॉज जो कि फैराडे ने दिए थे। इसके भी कुछ क्वेश्चंस हैं जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अभी हम लोग करेंगे प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। इस वाले सेक्शन में से भी एक क्वेश्चन जरूर आता है 100% इलेक्ट्रोलिसिस में से। प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस करने से पहले, मतलब हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस करने से पहले कुछ टर्म्स हैं जिन्हें अंडरस्टैंड करेंगे। जो कि ऑलरेडी कुछ मैंने डिस्कस कर लिए हैं। प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, फर्स्ट जो हमने इलेक्ट्रोलिटिक सेल में किया वो था इलेक्ट्रोड्स। इलेक्ट्रोड्स में हमने किया कैथोड। कैथोड पे क्या चार्ज है? नेगेटिव। और कैथोड पे क्या डिपॉजिट होगा? पॉजिटिवली चार्ज कैटायन। ठीक है,
सेकेंड इलेक्ट्रोड एनोड, एनोड पे क्या चार्ज है? पॉजिटिव। सो इस पे एनायन। अगर एक ही केटायन है और एक ही एनायन है तो कहानी खत्म हो जाती है। केटायन कैथोड की तरफ चला गया, एनायन एनोड की तरफ चला गया, दोनों साइड डिपोजिशन हो गई, एक साइड मेटल डिपॉजिट हो गया, दूसरी साइड नॉन मेटल डिपॉजिट हो गया। क्योंकि जब भी हम आयनिक कंपाउंड कोई भी करेंगे उसमें एक मेटालिक आयन होता है जिसे हम केटायन बुलाते हैं और एक एनायनिक आयन होता है जिसे हम नॉन मेटल बुलाते हैं। पर अगर एक सॉल्यूशन में एक से ज्यादा केटायंस हैं तब कौन सा केटायन डिपॉजिट होगा? वो डिपेंड करता है किसके ऊपर? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के ऊपर और वैल्यू ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल के ऊपर। ठीक है, इसे बहुत अच्छे से समझो कि इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल की वैल्यू किस तरह से डेपोजिशन में हेल्प करती है। हमने एक चीज लिखी थी कि कैथोड पे होती है रिडक्शन। ठीक है, सो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज रिकैप मारो जरा। रिडक्शन किनकी होती है? जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ऊपर ऊपर है, क्योंकि दे आर गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, है ना। तो मतलब जिनकी ज्यादा वैल्यू है वो रिड्यूस होंगे। अगर दो केटायंस प्रेजेंट हैं तो उन दोनों केटायंस में जिनका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा वो डिपॉजिट होगा। ठीक है, सो हम क्या लिख रहे हैं कि कैथोड रिडक्शन more the value of reduction potential, more chances of getting deposited। ठीक है ना, समझ आ गया कि कैथोड पे रिडक्शन हो रही है और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यूज के अकॉर्डिंगली जिनकी वैल्यू ज्यादा होती है वो इजीली रिड्यूस होते हैं। तो इसलिए जिसकी ज्यादा वैल्यू होगी दोनों में से, अगर दो केटायंस हैं जिसकी दोनों में से ज्यादा वैल्यूज होगी वो रिड्यूस होगा। एग्जांपल भी लेके देख लेते हैं। सोडियम पॉजिटिव +1 इलेक्ट्रॉन टू गिव अस सोडियम। उसी तरह से H पॉजिटिव +1 इलेक्ट्रॉन टू गिव अस हाइड्रोजन। दो केटायंस है। सोडियम की इनॉट वैल्यू -2.71 वोल्ट और हाइड्रोजन की इनॉट वैल्यू 0। अब इन दोनों में से ज्यादा वैल्यू किसकी है? हाइड्रोजन की। तो अगर ये दोनों प्रेजेंट होंगे सॉल्यूशन में तो कौन सा रिलीव होगा कैथोड पे? हाइड्रोजन। ठीक है, और इसी का उल्टा एनोड पे होता है। एनोड पे होती है ऑक्सीडेशन। ठीक है, सो ऑक्सीडेशन का मतलब इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में नीचे नीचे। अगर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में नीचे है तो लेस द वैल्यू ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल more easily it is released। ठीक है, more easily it is released। अब यहां पे एक और टर्म जो आपको आनी चाहिए, जो हम लोग आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक में, उसको हम बुलाते हैं
ओवर वोल्टेज। ओवर वोल्टेज, अब क्या होती है ओवर वोल्टेज? देखो, द स्लोनेस ऑफ इलेक्ट्रोड रिएक्शन, स्लोनेस ऑफ इलेक्ट्रोड रिएक्शन। स्लोनेस ऑफ इलेक्ट्रोड रिएक्शन का मतलब क्या हुआ कि कई बार रिएक्शन जो है वो स्लो हो जाती है। तो जो ये स्लोनेस होती है ये क्या क्रिएट करती है? एक इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस क्रिएट्स इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस at the surface of electrode। स्पेशली ये होता है जब गैसेस रिलीज होनी होती है इलेक्ट्रोड से। सॉलिड्स के केस में नहीं होता, जब गैसेस रिलीज होनी होती है इलेक्ट्रोड से तो रिएक्शन स्लो हो जाती है। अब जब रिएक्शन स्लो होगी तो करंट का भी जो फ्लो है सेल के अंदर वो स्लो होने लग जाएगा। ठीक है, सो अगर करंट का फ्लो स्लो हो गया तो ऑटोमेटिकली सेल की ओवरऑल रिएक्शन कम हो गई। तो हमें बाहर से एक एक्स्ट्रा वोल्टेज डालनी पड़ती है। ठीक है, उस रिएक्शन को फास्ट करने के लिए, टू फास्टन द रिएक्शन, एन एक्सटर्नल वोल्टेज higher than the standard electrode potential, higher than E naught value has to be introduced, right? और ये जो हम बाहर से एक्स्ट्रा वोल्टेज डाल रहे हैं इसको हम क्या बुलाते हैं? ओवर वोल्टेज। ये जब हम कल करेंगे नेक्स्ट टॉपिक जिसपे हम लोग बहुत सारे आपके इलेक्ट्रोलाइट्स हैं जिसकी हमने करनी है इलेक्ट्रोलिसिस, उसपे इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, सो ये हमें समझ में आ गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कल मैं पूछूंगी ये वाले क्वेश्चंस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके।